जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हमारा भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाली जो पुस्तक है उसका तीसरा लेसन है भू संसाधन तथा कृषि। इनके अंदर जो रेगिस्तान है वो बहुत ज़्यादा बने हैं, तो इनको शायद हम 2 या 3 वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है, भारत की अधिकांश जनसंख्या का, यानी भारत में अधिकांश जो जनसंख्या है उसका मुख्य भोजन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या का जो मुख्य भोजन है वो है चावल। और चावल के बाद यदि दूसरा कोई मुख्य भोजन आता है तो वो है गेहूं। तो इसमें चावल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिंचाई की व्यवस्था को संभव बनाती है, यानी जो सिंचाई व्यवस्था है ये बहुफसलीकरण को बहुफसलीकरण को क्या बनाती है, संभव बनाती है। क्योंकि सिंचाई के द्वारा हमें बदल बदल करके सारू सारी फसलों का उत्पादन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है कि अधिक एक वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से यानी कम, यानी 1 वर्ष से तो ज़्यादा और 5 वर्ष से क्या, कम, जो कृषि रहित भूमि है, जिस पर कृषि नहीं की जा रही है, उसे आप क्या कहोगे। तो इसका मतलब है 1 वर्ष से यानी अधिक और 5 वर्ष से कम यानी अभी नई है। इसका मतलब इसको हम कहेंगे पुरातन प्रतिभूमि। क्या कहेंगे? पुरातन प्रतिभूमि कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्द्रता की उपलब्धता के आधार पर आर्द्रता की उपलब्धता के आधार पर कृषि को सिंचित एवं में वर्गीकृत किया जाता है। यानी आर्द्रता के आधार पर यानी जो कृषि है उसको 2 भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें एक तो है सिंचित कृषि और दूसरी कृषि का आपको नाम बताना है, जिसका नाम है बारानी कृषि। क्या नाम है? बारानी कृषि। और बारानी कृषि को हमें वर्षा निर्भर कृषि भी कह सकते हैं। वर्षा निर्भर कृषि भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है, वो है कि अल्पकालिक अल्पकालिक का मतलब मामूली से समय के लिए यानी कम समय। अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन यानी ग्रीष्म काल के अंदर कौन सी फसल ऋतु है जो रब्बी की कटाई के बाद आरंभ होती है। पहली बात तो रखना अल्पकालीन याद, फिर ग्रीष्मकालीन याद, फिर रब्बी के की कटाई के बाद जिसको बोया जाता है। तो अभी हमने रब्बी की फसल को बोया है, इससे पहले हमने यानी जो खरीफ की फसल थी उसको काटा था। इसका मतलब इसमें क्या आएगा, यानी रब्बी की कटाई के बाद आरंभ होगी। तो ये तो हो गई रब्बी से पहले, और अभी रब्बी के बाद होगी यानी अप्रैल मई जून के अंदर होगी। यहाँ आएगा वो होगी जायद की फसल। किसकी फसल होगी? जायद की। रब्बी से पहले पूछता तो ये होती, लेकिन रब्बी के बाद पूछा है, ग्रीष्म काल में पूछा है, तो 5वां आएगा जायद। तो इसमें आएगा आपका जायद। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है देश की कुल बोए गए क्षेत्र के देश की कुल बोए गए क्षेत्र के भाग पर चावल बोया जाता है। यानी देश का जो कुल बोया गया क्षेत्र है उसके
कितने प्रतिशत भाग पर यानी लगभग चावल बोया जाता है, तो वो है 1/4। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 भाग पर, यानी 25%। 1/4, 1/4, 25% भाग पर चावल बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, साझा संपत्ति संसाधन को साझा संपत्ति संसाधन को प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। बिल्कुल साझा संपत्ति संसाधन है, उन्हें सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। सामुदायिक क्योंकि ये सभी समुदायों के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का चावल उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का चावल के उत्पादन में विश्व के अंदर आपको क्या पूछा है? स्थान पूछा है। तो भारत का चावल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 9, भारत के आंतरिक और उत्तरी पूर्वी भागों में, बड़ा शानदार प्रश्न है, भारत के आंतरिक और उत्तरी पूर्वी भागों में प्रमुख यानी फसल ऋतु में है, यानी भारत का जो आंतरिक और उत्तरी पूर्वी भाग है उसके अंदर 3 प्रमुख फसल ऋतुएं हैं। 3 प्रमुख फसल ऋतुएं हैं, जैसे 1 नंबर है खरीफ फसल, 2 नंबर है रबी और 3 नंबर है वो है जायद। 3 नंबर क्या है? जायद है। क्वेश्चन नंबर 10 से, अर्थव्यवस्था का आकार के साथ बढ़ रहा है। तो देखिए किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का आकार है वो समय के साथ क्या होता है? बढ़ता है, समय के साथ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, का संबंध कृषि भूमि के का संबंध कृषि भूमि के गहन उपयोग से होता है, यानी यहाँ पर किसका संबंध कृषि भूमि के गहन उपयोग से होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, मुझे इंतजार रहेगा आपके उत्तर का। क्वेश्चन नंबर 12 है, भू उपयोग संबंधी अभिलेख। भू उपयोग संबंधी अभिलेख कौन सा विभाग रखता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। भू उपयोग यानी भूमि से संबंधित उपयोगी जो अभिलेख हैं वो कौन सा डिपार्टमेंट रखता है? वो रखता है भू राजस्व विभाग। कौन रखता है? भू राजस्व विभाग रखता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है बड़ा शानदार है कि गन्ना है। भाई गन्ना क्या है? तो गन्ना है वो एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ना है वो क्या है? एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन में होता है, यानी भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जो गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक करता है? तो वो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से गन्ना उत्पादन की दृष्टि से पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 15, चाय व कॉफी। 15 नंबर क्वेश्चन है वो है, चाय एवं कॉफी एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। पहली बात तो चाय और कॉफी है वो एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। इनके साथ साथ चाय और कॉफी हैं ये दोनों ही रोपण फसल हैं। चाय एवं कॉफी उष्ण कटिबंधीय रोपण फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कपास एक फसल है। कपास एक फसल है तो वो कौन सी फसल है भी? कपास आप सबको पता है कपास है वो एक कपास और गन्ना ये उष्ण कटिबंधीय फसल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी
समझ को विकसित करता है। पंजाब एवं हरियाणा, पंजाब और हरियाणा दो ऐसे स्टेट हैं जो पारंपरिक रूप से उत्पादक राज्य नहीं थे। यानी आज पंजाब और हरियाणा में उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा है, जो किसी समय यहाँ पर उत्पादन नहीं हुआ करते थे। तो उसे उसे फसल का नाम बताना है। तो पंजाब और हरियाणा में पहले चावल का उत्पादन नहीं होता था, लेकिन जब से हरित क्रांति का उद्भव हुआ है, उस समय यहाँ पर चावल का उत्पादन अच्छा खासा होने लगा है। तो इसमें आएगा चावल। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का चावल उत्पादन में विश्व में स्थान है। ये शायद 18 नंबर क्वेश्चन रिवाइज हुआ है, एक बार अपने देख लेंगे फिर। तो भारत में चावल उत्पादन का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वो है कि फसलों के उत्पादन के संदर्भ में, फसलों के उत्पादन के संदर्भ में भारत का स्थान है। तो इस संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान होना चाहिए? तीसरा स्थान होना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा तीसरा, इनके उत्पादन में तीसरा। अगला है चना, जिसको अभी हमने बोया है। चना क्षेत्र की फसल है। तो चना है वो उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। वो उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, क्योंकि अब लगभग ये शीत ऋतु के अंदर बोई जा रही है और इसे मार्च अप्रैल में काटा जाएगा गर्मियों में, इसलिए वो हो गई उपोष्ण कटिबंधीय फसल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 नंबर है, भारत में तथा किसानों की संख्या अधिक है। भारत में तथा किसानों की संख्या सीमित है। तो भारत में एक तो जो सीमांत है, सीमांत किसान है, सीमांत किसानों की, और दूसरी जो छोटे किसान हैं, इनकी संख्या है वो क्या है? कम है। तो पहले में सीमांत करना और दूसरे में करना छोटे। क्वेश्चन नंबर 22 है, गैर कृषि में उपयुक्त क्षेत्र में, यानी गैर कृषि में प्रयुक्त क्षेत्र में वृद्धि हुई है। यानी जो गैर कृषि भूमि है उसके अंदर दिन प्रतिदिन वृद्धि अधिक होती जा रही है। लोग कृषि करना ही नहीं चाहते हैं, कृषि योग्य भूमि पर कोई उद्योग वगैरह की स्थापना करना चाहते हैं। तो इस 22 नंबर में आएगा अधिक। क्या आएगा? अधिक। यानी गैर कृषि में प्रयुक्त क्षेत्र में वृद्धि दर है वो क्या रही है? अधिक रही है। तो इसमें आप अधिक करना। क्वेश्चन नंबर 23, बड़ा शानदार प्रश्न है कि वह भूमि जिस पर 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक कोई फसल नहीं उगाई गई हो, वह भूमि जिस पर 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक कोई फसल नहीं उगाई गई हो, तो इस प्रकार की भूमि को हमें क्या नाम दें भाई? इस प्रकार की भूमि को हमें प्रतिभूमि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रतिभूमि। क्या कहेंगे? प्रतिभूमि। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सर्वाधिक ज्वार उत्पादक राज्य है। यानी भारत में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन करने वाला राज्य है। तो लगभग आपको पता है कि सर्वाधिक ज्वार है वो भारत के अंदर महाराष्ट्र में होता है। तो सर्वाधिक ज्वार कहाँ आएगा? महाराष्ट्र में। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, बड़ा शानदार प्रश्न है, और वो है कि यानी प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत आपको पता है कि घरों के अंदर अपने अक्सर दाल बनती है। तो जो दालें हैं उनके अंदर ही सर्वाधिक यानी प्रोटीन होता है दालों के अंदर। तो दाल लिख दें, चाहे दालें लिख दें, दालें में सभी आ जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक अरहर उत्पादक राज्य। ज्वार उत्पादक आपने पढ़ लिया, महाराष्ट्र है, और सर्वाधिक अरहर का उत्पादन है वो भी कहाँ होता है? महाराष्ट्र में।
तो आप रट लें, ज्वार और अरहर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत में जो राज्य है वो मान है, और मान है वो महाराष्ट्र है। अगला है भारत में, यानी तोरिया, तोरिया करना यहां पर है, यानी भारत में तोरिया एवं सरसों, भारत में तोरिया एवं सरसों का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जो इन दोनों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो हम राजस्थान के रहने वाले हैं, और हमारा राजस्थान इसके उत्पादन में महान स्थान रखता है। तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय कृषि के दो जुड़वा संकट हैं जो भारतीय किसानों को सर्वाधिक दुखी करते हैं। पहला कौन सा आएगा? सूखा। और दूसरा कौन सा आ जाएगा? बाढ़। पहला बाढ़ भी लिख सकते हैं, दूसरा सूखा। सूखा और बाढ़ हैं वो दो भारतीय कृषि के प्रमुख जुड़वा संकट बताए गए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यहां पर विश्व में पूछा है, न कि भारत। भारत का कॉफी उत्पादन में तो यहां स्थान पूछा है, लेकिन यह कह रहा है कि विश्व में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है? तो भारत में कॉफी का उत्पादन है वो सर्वाधिक ब्राजील के अंदर किया जाता है। विश्व में कॉफी का उत्पादन है वो सर्वाधिक कौन करता है? ब्राजील के अंदर किया जाता है। तो यहां पर आ जाएगा ब्राजील। और जो क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का कॉफी उत्पादन में स्थान कौन सा है? तो वो है 8वां। भारत का कॉफी उत्पादन में जो स्थान है वो 8वां है। और विश्व में कॉफी उत्पादन सर्वाधिक है वो कौन कर रहा है? तो आपको पता है वो कर रहा है ब्राजील। यानी ब्राजील का कॉफी उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान है, द्वितीय इंडोनेशिया का है। कोई मतलब नहीं, अपने को तो ब्राजील याद रखना है एक, और भारत का 8वां। क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व में कॉफी उत्पादन में का प्रथम स्थान है? ये देखो, ये प्रश्न है, ये प्रश्न जो 29 नंबर है, 31 नंबर है। 29 और 31 हैं, दोनों एक ही हैं। तो आप इसमें ऐसे कर लो, एक को गन्ना कर लो, एक में आप क्या कर लोगे? गन्ना कर लेना। और गन्ना उत्पादन के अंदर भी भारत का अच्छा स्थान माना जाता है। विश्व में गन्ना उत्पादन में भारत पहला स्थान रखता है। तो चाहे ऊपर वाले में गन्ना कर लो, इसका भी प्रथम स्थान है। यहां पर आप चाहे कॉफी रख सकते हैं, कॉफी में भी प्रथम स्थान है। अगला है, भारत का कॉफी उत्पादन में कौन सा स्थान है? ये दोनों ही क्वेश्चन रिवाइज में आए हैं, तो थोड़ा सा आप देख लेना। यानी ये 30 और 32 हैं, ये भी रिवाइज में है, भूल हो गई है, हो जाती है इंसान से, क्योंकि लेसन बड़ा है, पर्सन ज़्यादा थे, हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 33। इसको एक बार मैं दोबारा बता दूं आपको, फिर आप डाउट में नहीं रहोगे। यानी ये है, यहां पर आप कर लो कि विश्व में गन्ना उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में का प्रथम स्थान है। तो गन्ना उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। और अगला ये, भारत का कॉफी उत्पादन में 8वां स्थान है। और विश्व में कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? ब्राजील का। अब याद हो गया, यहाँ भारत का है गन्ना उत्पादन में, और यहाँ पर 8वां स्थान कॉफी उत्पादन में भारत का, और विश्व में कॉफी उत्पादन में ब्राजील। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। अगला है, अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, वो है भारत की प्रशासकीय इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की। भारत की जो प्रशासकीय इकाइयां हैं, इनके भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी का दायित्व है कौन से विभाग को सौंपा गया है? तो देखिए, ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग को सौंपा गया है। किसे सौंपा गया है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। क्या करोगे इसमें? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अगला, वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से, यानी वह भूमि जो नई प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य भी नहीं बनाई जाती। यानी वह भूमि
जो नई प्रौद्योगिकी की मदद से भी हमें कृषि योग्य नहीं बना सकते, तो उस भूमि को मैं नाम दूंगा बंजर एवं व्यर्थ भूमि। उसे हम क्या कहेंगे? बंजर एवं व्यर्थ भूमि की हमें संज्ञा देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, वो है आपका कि द्वितीयक और तृतीयक, यानी 35 में है द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में वृद्धि से। द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में जब से वृद्धि होने लगी है, तो उसी समय से गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्योंकि जो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप हैं वो गैर कृषि भूमि के ऊपर किए जाते हैं, तो इनके अंदर इनमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अगला है क्वेश्चन नंबर है, ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को संसाधन कहा जाता है। वह भूमि जिस पर किसी ग्राम पंचायत का या सरकार का स्वामित्व हो, अधिकार हो, तो वो भूमि क्या कहलाएगी? आप सबको पता है, साझा संपत्ति संसाधन कहलाती है। उसे कहते हैं साझा संपत्ति संसाधन। क्वेश्चन नंबर 37 है, वो है क्षेत्र की अधिकांश भूमि पर, क्षेत्र की अधिकांश भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। उस भूमि को हमें क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्थायी चारागाह। उसे हम क्या कहेंगे? स्थायी चारागाह के नाम से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, भूमि का केवल छोटा सा भाग, भूमि का केवल छोटा सा भाग निजी स्वामित्व में होता है। तो यानी भूमि का केवल छोटा सा भाग है, वो है स्थायी चारागाह है। इसमें भी क्या आएगा? स्थायी चारागाह आएगा। स्थायी चारागाह भूमि में केवल छोटा सा भाग है, वो निजी स्वामित्व का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, विविध वरू फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत, यानी यहाँ पर बागवानी फसलों की बात की जा रही है, विविध वरू फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। कौन सा क्षेत्र इसके अंदर शामिल नहीं होगा? तो इसमें नीवल क्षेत्र है वो कभी शामिल नहीं होगा। कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं होगा इसमें? नीवल क्षेत्र है वो कभी शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, वो ये कह रहा है कि विविध तरु फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र में एवं वृक्ष उगाई जाती हैं। तो इसमें क्या आएगा? इसमें एक तो हम उगाते हैं उद्यान फसल, एक तो इसमें हम क्या उगाते हैं? उद्यान फसल उगाते हैं, और एक हम यहाँ पर यानी फलदार फसल उगाते हैं। यानी उद्यान और फलदार फसलों की कृषि यहाँ पर की जाती है। अगला है, विविध तरु फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र की अधिकांश भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो बागवानी भूमि होगी वो निजी स्वामित्व के अंतर्गत होगी, किसी व्यक्ति विशेष का उस पे ऊपर अधिकार होगा, तो निजी। क्वेश्चन नंबर 42 है, वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों से या उससे भी ज्यादा समय से वो भूमि बंजर पड़ी है, परती पड़ी है, कृषि नहीं की गई है, तो उसे क्या कहेंगे? वह भूमि जो पिछले 5 वर्ष या उससे भी कहीं ज्यादा समय से वो बंजर पड़ी है, तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसे हमें नाम देंगे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। यानी वो कृषि करने के लायक तो है, लेकिन उसके ऊपर 5 या 5 से ज्यादा वर्षों तक कृषि नहीं की गई है, तो वो आ जाएगी कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। क्वेश्चन नंबर 43 है, वो है कि भूमि का तकनीकी द्वारा सुधार कर
कृषि योग्य बनाया जा सकता है। यानी इसमें क्या दिया है कि भूमि का तकनीकी द्वारा सुधार करके भी कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि पड़ी है, जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि पड़ी है, 5 साल या 5 साल से अधिक समय पर जिस पे कृषि नहीं की गई है, उसे हमें नई तकनीकी का उपयोग करके वहां उसे कृषि योग्य बना सकते हैं। तो इसमें आएगा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। क्वेश्चन नंबर 44 है, वह भूमि जो एक कृषि वर्ष एक कृषि वर्ष से या उससे कम समय तक कृषि रहित है। यानी वह भूमि जिस पर 1 वर्ष तक या उससे भी कम समय तक कृषि नहीं की गई हो, तो उस भूमि को हमें किस नाम से जानेंगे? तो उसे हम कहेंगे वर्तमान प्रतिभूमि। उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान प्रतिभूमि नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए वर्तमान प्रतिभूमि को रखना एक सांस्कृतिक प्रचलन है। यानी भूमि के अंदर उत्पादन को बनाए रखना, उर्वरकता को बनाए रखना, भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए वर्तमान में प्रतिभूमि को क्या रखना? यानी प्रति रखना। प्रतिभूमि को प्रति रखना एक सांस्कृतिक प्रचलन माना जाता है। क्वेश्चन है 46 नंबर है, वो है कि वर्तमान प्रतिभूमि 46 में वर्तमान प्रतिभूमि से वर्तमान प्रतिभूमि से भूमि क्षीण भूमि क्षीण ध्यान समझें, वर्तमान प्रतिभूमि से यानी क्षीण भूमि या प्राकृतिक रूप से वापस आ जाता है। यानी हमें भूमि को गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जब हम 1 वर्ष से या 1 वर्ष से कम समय तक उसके ऊपर उत्पादन नहीं लेते हैं, तो उनके अंदर उर्वरकता और पौष्टिकता वापस आ जाती है। उसके अंदर उर्वरकता और क्या वापस आ जाती है? पौष्टिकता वापस आ जाती है। तो इसमें उर्वरकता आएगी और इसमें पौष्टिकता आएगी। अगला है, वह भूमि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती हो और काटी जाती हो। सबको पता है वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती हो उसे हमें निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? निवल बोया गया क्षेत्र हमें कहते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग के अधिकांश, ध्यान देंगे, किसी क्षेत्र में भू उपयोग किसी क्षेत्र के भू उपयोग अधिकांश की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। किसी क्षेत्र में भूमि जो उपयोग है किसी क्षेत्र में भूमि जो उपयोग है वो अधिकांशतः किस पर निर्भर करता है? वो वहाँ की आर्थिक क्रियाओं के ऊपर निर्भर करता है। भू उपयोग है वो किसी भी क्षेत्र की आर्थिक यानी क्रियाओं की प्रवृत्ति पर क्या करता है? निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, समय के साथ क्रियाओं में बदलाव आता रहता है। यानी समय के साथ जो भी आपकी आर्थिक क्रियाएं हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक हो, चतुर्थक हो, पंचम हो, इन सब में क्या आता है? बदलाव। तो समय के साथ आर्थिक क्रियाओं में क्या आता है? बदलाव आता है। क्वेश्चन नंबर 50, समय के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, तथा भूमि को उपयोग में लाया जाता है। यानी समय के साथ साथ
जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो भूमि पर दबाव बढ़ेगा, और भूमि पर दबाव बढ़ेगा तो हमें सीमांत भूमि को भी उपयोग में लेना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां आएगा सीमांत। क्वेश्चन नंबर 51, समय के साथ समय के साथ समय के साथ की संरचना में बदलाव आता है। समय के साथ किसकी संरचना में बदलाव आता है? तो कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी देश हो, समय के साथ उनकी अर्थव्यवस्था की संरचना में जरूर क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो इसमें आएगा अर्थव्यवस्था। इसमें 51 नंबर प्रश्न में समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 52, वह सेक्टर में प्राथमिक सेक्टरों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से होती है। शानदार प्रश्न है भाई। यानी क्या दिया है? प्रश्न क्या है कि वह सेक्टरों में, यानी जो आपका द्वितीयक सेक्टर है, जो आपका तृतीयक सेक्टर है, द्वितीयक और जो आपका तृतीयक सेक्टर है, इनके अंदर प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। तो द्वितीयक, इसमें द्वितीयक आएगा, इसमें तृतीयक। द्वितीयक एवं तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टरों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि हो रही है। अधिक तीव्रता से क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर है 53, समय के साथ क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान होता जा रहा है। बड़ा शानदार प्रश्न है कि समय के साथ क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान होता जा रहा है। यानी समय के साथ कृषि क्रियाकलापों में, किसमें? कृषि क्रियाकलापों में, कृषि क्रियाकलापों में अर्थव्यवस्था में इनका योगदान क्या हो रहा है? कम। यानी समय के साथ जो कृषि क्रियाकलाप हैं उनका देश के सकल घरेलू उत्पाद में उनका प्रतिशत घटता जा रहा है। तो यहां कृषि और यहां कम। क्वेश्चन नंबर 54, विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात दिन प्रतिदिन। अब जो विकासशील देश हैं, विकसित काफी संपन्न देश होते हैं, विकासशील थोड़े से पिछड़े होते हैं, और विकासशील देशों में रहने वाले लोगों का जो मुख्य कार्य होता है वो कृषि होता है। विकासशील देशों में भी अब कृषि पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों का अनुपात दिन प्रतिदिन कम होने लग गया। क्यों होने लग गया? ये घटता जा रहा है। ये घटता जा रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि लोग द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों के अंदर संलग्न हो गए हैं। गांव के लोग नगरों की ओर रोजगार के लिए आ गए हैं। तो 54 नंबर में आएगा घटता। 55 नंबर प्रश्न है, कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तीव्रता से क्या हो रहा है? अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, वही आप इसका उत्तर निकाल लें कि कृषि का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, क्योंकि लोगों का दिल और दिमाग और रुझान द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप की तरफ चला गया है। अब उनका कृषि करना बड़ा मुश्किल काम है। अब है 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न है एक तो वन क्षेत्र से वर्ग है, एक गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि से वर्ग है, एक वर्तमान प्रतिभूमि है। वन संवर्ग 1, गैर कृषि कार्यों प्रयुक्त भूमि 2, वर्तमान प्रतिभूमि 3, और एक चौथा संवर्ग भी है। इन 4 संवर्गों के अनुपात में वृद्धि हुई है या गिरावट हुई है? तो पहले तो बात करते हैं कि जो 4 नंबर है वो कौन सा है। 4 नंबर में आएगा निवल बोया गया क्षेत्र। यहां पर तो आ जाएगा आपका निवल बोया गया क्षेत्र। निवल बोया गया क्षेत्र हो गए 4। इन 4 संवर्गों के अंदर अनुपात में कमी हुई है। इनके अनुपात में क्या हुई है? गिरावट आई है, कमी हुई है। जबकि नीचे वाले 4 हैं, जैसे बंजर और व्यर्थ भूमि है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है,
चारागाह है और बागवानी फसलें हैं। एवं ये एवं में कौन सी, यानी एवं में प्रतिभूमि, एवं में प्रतिभूमि। तो एक तो हो गई बंजर और व्यर्थ भूमि, एक कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, एक चारागाह और बागवानी भूमि, और एक हो गई प्रतिभूमि। तो यहां पर आएगा प्रति, यहां पर प्रति आएगा। इन चार भूमियों के अंदर क्या दर्ज की गई है? वर्दी। ऊपर वाले में हास गिरावट आई, ऊपर वाले में वर्दी आई है। भी आप 1 मिनट रुके, थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन पे डाउट है, और यदि वो डाउट अब सही नहीं हुआ तो भविष्य में कहीं ना कहीं ये प्रश्न दिक्कत कर देगा आपको। ये जो वन क्षेत्र है ऊपर वाला, सॉरी भाई, यानी वन क्षेत्र इसमें है, इसमें आपकी आएगी क्या? निवल बोया गया क्षेत्र। यहां पर आपका निवल बोया गया क्षेत्र आएगा, और इस वन क्षेत्र गैर कृषि में प्रयुक्त भूमि और वर्तमान प्रतिभूमि और निवल बोए गए क्षेत्र के अनुपात में वृद्धि हुई है। अभी क्या हुई है? सॉरी, माफी चाहूंगा, गलती इंसान से होती है, हो जाती है वृद्धि। यहां निवल करना, यहां वृद्धि करना। यहां पर आपको करना है यानी प्रति, और इनके अंदर कमी दर्ज हुई है। इनमें क्या हुई है? कमी। अगला प्रश्न नंबर 58। भूमि को स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो भूमि को स्वामित्व के आधार पर आपको पता है 2 भागों में बांटा गया है। एक तो निजी भूसंपत्ति होती है और एक साझा भूसंपत्ति होती है। तो 58 में आ जाएगा 2। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 59 और 60 की। 59 नंबर है, भूमि को स्वामित्व के आधार पर अभी मैंने बताया 2 भागों में बांटा है। एक निजी भूसंपत्ति बताई थी मैंने, और दूसरी साझा संपत्ति संसाधन बताया था। साझा संपत्ति संसाधन बताया था। 60 का क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे कृषकों, यानी गांव में रहने वाले जिनके पास ज्यादा भूमि नहीं है या है ही नहीं भूमि, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन है छोटे कृषकों तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के जीवन यापन में किसका विशेष महत्व है? बताइए भी। इसमें सबसे ज्यादा जो महत्व होता है वो साझा संपत्ति संसाधन का होता है। किसका होता है? साझा संपत्ति संसाधन का अधिकार माना जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम प्रश्न लेंगे, 60 ही प्रश्न लेंगे। इस लेसन में लगभग 170 के आसपास है प्रश्न है। बाकी के हम देखते हैं कि इसके अंदर सेकंड वीडियो के अंदर हम कितने प्रश्न हैं कवर कर पाते हैं, और हो सकता है इसका तीसरा वीडियो भी बनाना पड़ जाए। तो उम्मीद करता हूं कि हमारी इतनी मेहनत आपको अच्छी लग रही होगी। तो जितने भी आपके भाई बंधु हैं उन सब के पास ये वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें। जो विद्यार्थी, जो मित्र पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार वो इसे चैनल पर आए हैं, उनका दिल से स्वागत है, और वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले इसके सेकंड वीडियो के साथ।